अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन मोहतरम, मैं उमर फ़ारूक हूँ और आप मेरा फ़ेसबुक और यूट्यूब चैनल उमर स्पीक्स देख रहे हैं। नाज़रीन मोहतरम, कल का दिन सियासी लिहाज से हर लिहाज से बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल था। कल बहुत सी चीज़ें ऐसे सामने आई हैं जो कि आपके साथ शेयर करना बहुत ज़रूरी है। बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें थीं और यकीनन कुछ चीज़ें आपने सोशल मीडिया पर भी देखी होंगी। कुछ फ़ैसले किए गए हुकूमत की जानिब से, आर्मी की जानिब से। कल फॉर्मेशन कमांडर्स की एक बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस, इंतहाई अहम तरीन कॉन्फ्रेंस भी हुई। बहुत सी चीज़ें हुई जो आपके साथ शेयर करना बहुत ज़रूरी है और वन बाय वन वो मैं आपके साथ डिस्कस करता चला जाऊंगा। और सबसे पहले हम बात करेंगे कि नए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से एक बहुत बड़ा ऐलान किया गया था और अब उससे मुतल्लिक एक बड़ा यू टर्न लिया गया है। इमरान खान को कहा जाता था कि इमरान खान अपने फ़ैसलों से बहुत जल्दी यू टर्न लेते हैं, लेकिन शहबाज शरीफ ने भी अभी उनकी हुकूमत को बने कुछ दिन हुए हैं, अभी 1 या 2 दिन हुए हैं और उन्होंने अपने ऐलान के बाद जोश ख़िताबत में उन्होंने एक बड़ा ऐलान कर तो दिया था कौमी असम्बली में, लेकिन साथ ही यू टर्न ले लिया गया है। वो एक ट्वीट भी है बड़ी इंपॉर्टेंट, वो भी आपको दिखाऊंगा। और उसके बाद अब एक और बड़ा मसला बन चुका है। MQM पीपल्स पार्टी के बाद अब सामने आई है। पहले पीपल्स पार्टी ने एक बहुत बड़ा फ़ैसला किया था आसिफ अली ज़रदारी ने, और अब MQM ने भी आंखें दिखाना शुरू कर दी हैं शहबाज शरीफ को, नई हुकूमत को। पहले कहा था कि ये हुकूमत बड़ी नाजुक किस्म की होगी, बड़ी ताकतवर नहीं होगी और ये पाकिस्तान की तारीख़ के सबसे ऐसे PM होंगे, शहबाज शरीफ ऐसे वज़ीर आज़म होंगे जिनके पास इख्तियारात तो होंगे लेकिन बहुत वीक किस्म के प्राइम मिनिस्टर होंगे पाकिस्तान की तारीख़ के। उसके रिज़ल्ट्स आना शुरू हो चुके हैं। और उसके अलावा एक और बड़ी बात यह है कि अब फिर अमेरिका की जानिब से एक बहुत बड़ा पाकिस्तान को हुक्म दिया गया है, जो कि इमरान खान की हुकूमत में आई डोंट थिंक कि ऐसी बात की गई थी या जुर्रत भी कर सकता था अमेरिका। लेकिन अब शहबाज शरीफ की हुकूमत को आए, फिर मैं कहूँगा कि कुछ दिन ही हुए हैं और अमेरिका ने हुक्म झाड़ दिया है। जनाब आका की जानिब से हुक्म आ चुका है और उसके बाद फॉर्मेशन कमांडर हुई है, फॉर्मेशन कमांडर कॉन्फ्रेंस हुई है। ये सुनने में तो आपने भी सुना होगा कि फॉर्मेशन कमांडर कॉन्फ्रेंस हुई है और कौम और एक इदारे फ़ौज के दरमियान जो दूरियां पैदा करने की कोशिश की जा रही है उस पर बड़े कड़े फ़ैसले किए गए हैं फ़ौज की जानिब से, आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की जानिब से। लेकिन ये जो कॉन्फ्रेंस हुई इतनी अहम क्यों है, इसमें क्या होता है क्या नहीं होता, किस तर्ज के फ़ैसले लिए जाते हैं और ये साल में कितनी बार होती है, ये भी आपको बताऊँगा। और उसके अलावा एक और बड़ी अहम तरीन बात यह है कि जो आपके साथ शेयर करनी है कि नवाज़ शरीफ के लिए अब सफारती पासपोर्ट जारी कर दिया गया है और उसके अलावा इसहाक डार के लिए भी पासपोर्ट, नॉर्मल पासपोर्ट जारी करने के अहकाम जारी कर दिए गए हैं। हालांकि दोनों अफराद ये मफरूर हैं। तो ये तमाम चीज़ें डिस्कस करूंगा, लेकिन उससे पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। नाज़रीन मोहतरम, सबसे पहले हम बात करेंगे जनाब शहबाज शरीफ की जानिब से कौमी असम्बली में जिस दिन उन्होंने हलफ उठाया, उस दिन का जोश ख़िताबत में उन्होंने ऐलान किया कि जनाब हम रिलीफ़ देने जा रहे हैं आवाम को, बहुत बड़ा 10% तनख्वाहें बढ़ाई जाएंगी, पेंशन बढ़ाई जाएगी और जिनकी 1 लाख तनख्वाह उनकी भी 10% तनख्वाह बढ़ाई जाएगी। लेकिन जनाब अब साथ ही मिफ्ता इस्माइल जो कि शहबाज नून लीग के दौर में वज़ीर ख़ज़ाना रहे हैं इसहाक डार के बाद, उन्होंने एक ट्वीट किया है। उन्होंने पहले कहा था कि हम बजट में देखेंगे कि ये हम तनख्वाहें बढ़ाएंगे या नहीं। उसके बाद आवाम में एक शोर पैदा हुआ कि जनाब इन्होंने भी एक बहुत बड़ा यू टर्न लिया है। इमरान खान ने बड़े यू टर्न लिए होंगे, लेकिन उन्होंने उनकी हुकूमत की जानिब से जो ऐलानात किए गए, जो तनख्वाह बढ़ाने के ऐलानात किए गए, उस पर कोई यू टर्न नहीं लिया गया। मिफ्ता इस्माइल ने ट्वीट की कि जो यू टर्न की बात की जा रही है, ट्वीट आपको साइड पे नज़र आ रही होगी, उन्होंने कहा कि हमें नहीं पता था कि उन्होंने पहले जो गुज़िश्ता हुकूमत इमरान खान की उन्होंने तनख्वाहें बढ़ाई हैं, तो अब हम दोबारा तनख्वाहें नहीं बढ़ा सकते, लेकिन अगर हमने बढ़ानी हुई तो हम जो आइंदा आने वाला बजट है उसमें गौर करेंगे। यानी कि तनख्वाह वाली कहानी तो जनाब ख़त्म हो चुकी है। और दूसरी बड़ी अहम तरीन बात यह है कि अब जो फॉर्मेशन कमांडर कॉन्फ्रेंस हुई उसके अंदर बड़े अहम फैसले लिए गए हैं। और एक बात याद रखिएगा, आप फ़ौज को एज आ इदारे के तौर पर जब भी उसको क्रिटिसाइज़ करेंगे तो कौम एक पेज पर खड़ी है और कौम इस चीज़ को बर्दाश्त नहीं करेगी। फ़ौज की बड़ी कुर्बानियाँ हैं। आपकी ये जो कॉन्फ्रेंस हुई उसकी कुछ तस्वीर सोशल मीडिया पर आपको नज़र आ रही होंगी, उसके अंदर आपको कुछ फ़ौजी जर्नल्स नज़र आएंगी जिनके सीनों पर येलो पट्टियाँ लगी हुई हैं, रेड पट्टियाँ लगी हुई हैं। क्या आप उसका मतलब जानते हैं? क्या आप जानते हैं कि वो पट्टियाँ क्यों लगाई गई? येलो पट्टियाँ और रेड जो पट्टियाँ लगाई गई हैं उसमें दिखाया गया है कि माइनर और मेजर इंजरीज़, जिन लोगों को दुश्मन के ख़िलाफ़ लड़ते हुए, जिन मेजर जनरल्स को, जिन अफसरान को माइनर्स इंजरी आई, जिनको मेजर इंजरीज़ आई,
وہ اس چیز کو شو کرتی ہیں۔ تو یہ وہی لوگ تھے جو قوم کے حق میں لڑتے ہیں اور پھر ان کو انجریز بھی آتی ہیں۔ تو اس طرح کے فیصلے کیے جانا اور ان کے خلاف مہم جوئی کرنا یہ بہت بڑا غلط فیصلہ ہے۔ اور اس کے علاوہ ایک اور بڑی بات وہ یہ ہے کہ جناب اس سے پہلے پیپلز پارٹی نے کہا تھا کہ ہم کسی بھی طرز کا وفاقی کابینہ میں کوئی حصہ نہیں ڈالیں گے، کوئی ہماری طرف سے کوئی آدمی شہباز شریف کی وفاقی کابینہ میں نہیں جائے گا۔ اور اب ایم کیو ایم کی جانب سے بھی یہ اعلان کر دیا گیا ہے۔ اور ایک اور بڑی بات ایم کیو ایم میں پھوٹ پڑ چکی ہے، وہ جماعت جو کہ بڑے زور و شور سے شہباز شریف کے ساتھ ملی تھی، متحدہ اپوزیشن کے ساتھ ملی تھی اور عمران خان کے خلاف ووٹ دیا تھا، اسی جماعت نے پہلے دن جس دن قومی اسمبلی میں شہباز شریف کا چناؤ ہوا، انہیں سلیکٹ کیا گیا، اس وقت اسمبلی میں ایک بدمزگی دیکھی گئی۔ وسیم اختر نے کہا، جو کہ ایم کیو ایم کے بڑے اہم ترین رہنما ہیں، انہوں نے کہا کہ جناب یہ کیا معاملہ تھا، ہمارے ساتھ جو معاہدہ ہوا تھا شہباز شریف کا، اس پر تو کوئی ڈسکشن ہی نہیں کی گئی، ہمارے معاہدے کو سامنے ہی نہیں لایا گیا۔ اور اب ایم کیو ایم دو حصوں میں بٹ چکی ہے، ایک عامر خان کا گروپ ہے اور دوسرا وسیم اختر کا گروپ ہے۔ تو جناب آپ خود دیکھ لیجئے کہ یہ متحدہ اپوزیشن نے جو حکومت بنائی ہے، ان کے اتحادیوں کا کیا حال ہے۔ اب بات کریں گے فارمیشن کمانڈرز کی۔ تو جناب جو کور کمانڈر کانفرنس اور فارمیشن کمانڈر کانفرنس میں کیا فرق ہے؟ کور کمانڈر کانفرنس میں کور کمانڈرز اور دیگر پرنسپل سٹاف افسران، ڈی جیز وغیرہ شامل ہوتے ہیں، جبکہ فارمیشن کمانڈر کانفرنس میں کور کمانڈر پرنسپل سٹاف افسران ہوتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ اہمیت کی حامل اس لیے کہ اس میں ڈویژن کمانڈرز اور بریگیڈیئر کمانڈرز ہوتے ہیں اور اس کو ڈائریکٹلی آرمی چیف پوری چین آف کمانڈ سے ڈائریکٹلی خطاب کرتے ہیں، بڑے اسٹرکٹ آرڈرز دی جاتے ہیں۔ یہ اکثر ہنگامی حالات میں بھی بلائی جاتی ہے۔ اور اب جب کہ قوم کے اندر فوج کے خلاف ایک بیانیہ بلڈ کرنے کی، نیریٹو بلڈ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، تو یہ کمانڈر کانفرنس بلائی گئی ہے۔ بڑے اہم ترین فیصلے کیے گئے ہیں اس کے اندر کہ جو فوج کے خلاف گالم گلوچ کرے گا اس کے خلاف ایکشن لیا جائے گا اور لیا بھی جانا چاہیے۔ ہمیں ہمارے عظیم اداروں کے خلاف گالم گلوچ یا اس طرز کی بدزبانی کرنے کا کوئی اختیار حاصل نہیں ہے، جو کہ ہمارے لیے بہت سی قربانیاں دیتے ہیں۔ اور اب امریکہ کی بات کریں گے تو امریکہ کی جانب سے ڈو مور کا مطالبہ کیا گیا ہے کہ انہوں نے کہا گیا کہ پاکستان کی جو نئی حکومت ہے وہ ٹیررزم کے خلاف ایفیکٹو اقدامات کرے، جو ٹیررزم کے خلاف اقدامات اٹھائیں وہ مؤثر ترین اقدامات کیے جائیں۔ یعنی کہ دوسرے الفاظ میں کہا جائے کہ ڈو مور کا مطالبہ کیا گیا امریکہ کی جانب سے اب پاکستان کے لیے۔ اس سے پہلے عمران خان کی حکومت پہ بھی ڈو مور کا مطالبہ کرنے کی کوشش کی، لیکن عمران خان نے صاف اور سیدھے الفاظ میں ٹویٹس کی تھیں۔ جب ٹرمپ کا اور عمران خان کا ٹویٹس کا ایک ٹویٹ وار بھی ہوئی تھی، جب عمران خان نے امریکہ کو احساس دلایا تھا کہ پاکستان نے کتنی قربانیاں دی ہیں، تو جناب اس کے بعد پھر عمران خان کی حکومت سے ڈو مور کا مطالبہ نہیں کیا گیا۔ لیکن اب ایک بار پھر جب کہ رجیم چینج ہوا ہے تو ڈو مور کا مطالبہ کیا گیا ہے۔ اور آنے والے دنوں میں یہ اونٹ کس کروٹ بیٹھے گا، حالات مزید کس طرف جائیں گے، یہ تمام تفصیلات آپ ساتھ شیئر کریں گے۔ لیکن اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، بیل آئکن پہ کلک کیجئے اور ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھے گا، ہمیں دعا میں یاد رکھے گا۔ اللہ نگہبان۔